राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को जम्मू से कश्मीर के 2 आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ, जो इस साल की तीर्थ यात्रा की शुरुआत का संकेत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने पिछली बारिश तक लगभग 200 हॉटस्पॉट की पहचान की है। इनमें से 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी की निगरानी में हैं। सदन से विपक्ष के बहिर्गमन के बावजूद तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य से नीट को खत्म करने और छात्रों की 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह किया। नेट परीक्षाओं के संचालन में विसंगतियों पर विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के सुधारों के पहलुओं पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। नव संशोधित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। आम आदमी पार्टी ने भारी बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 सहित संरचनाओं के ढहने को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आलोचना की। सुबह हुई लगातार बारिश के बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नाबालिग के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार। दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार की सुबह कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण पेश किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा रखी। वहीं नवनियुक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इसके साथ ही देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। मैं आज कोटि-कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में
ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। हम जो आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्षों तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर नीट को लेकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं है कि चर्चा शांतिपूर्वक हो। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार नीट पर चर्चा करने और जवाब देने को तैयार है। मैं सोचता था कि मेरी शुरुआत कोई अच्छे प्लेजेंट्रीज के साथ शुरू होगी और मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ चल रही विषयों के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर हाउस है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को
एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ, जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए वी विल एलोकेट 21 आवर्स, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है। दे वर प्री डिसाइडेड एंड दे वर प्री डिटरमिन्ड। दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट इन द स्पीकर्स लिस्ट, in the list there is no name of Congress party. This shows that they were not serious about the debate and राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको NEET पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती ग्रीन एनर्जी को बताया और कहा कि पीएम मोदी ने इस चुनौती को देखते हुए कहा था कि आने वाला समय ग्रीन एरा का होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी का टारगेट रखा गया है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है वो है एनर्जी और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं, पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं, लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को
मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है, जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी, कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। और किस प्रकार का बदलाव आया है इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार हुआ। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। यह दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं 3 छोटी चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं। हनी, शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। देखिए, जब हम चाइना की बात करते हैं तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने इस छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और मात्र 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि SBI डूब रहा है, LIC डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल 1 तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार SBI ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। LIC का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवारजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा व सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में आईजी एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर आप नेता जैस्मिन शाह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत पहली ही बारिश में गिर गई। इसके साथ ही उन्होंने जबलपुर के एयरपोर्ट टर्मिनल की छत टूटने का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद दुखद हैं। आप पार्टी ने इस घटना में मारे जाने वाले मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग की है। घटना बाहर निकल कर आई है, जिसकी तस्वीरें देश भर के लोग अब तक देख चुके हैं कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 बिल्डिंग की छत कोलैप्स हो गई है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और देश के तमाम एयरपोर्ट्स केंद्र सरकार की एजेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर देश नहीं दुनिया के लोग भारत के प्रति अपनी एक अवधारणा बनाते हैं, उसकी छत दिल्ली की पहली बारिश में गिर जाती है। इस दुखद घटना में एक व्यक्ति की
मृत्यु होने की खबर अब तक आई है और 8 लोग इंजर हुए हैं, घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की संपूर्ण संवेदना और सहानुभूति इन सारे परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में या तो जान गंवाई या घायल हुए हैं। ये वही टर्मिनल 1 बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 10 को देश के सामने किया था। ये बड़ी गंभीर बात है कि मार्च 14, मार्च 15 को चुनाव घोषित होने थे, टर्मिनल 1 की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और मोदी जी मार्च 10 को जाके टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन कर देते हैं। और होता क्या है, कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में पूरी छत टूट जाती है, लोग मरते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। और ये केवल एक घटना नहीं है। कल जबलपुर का डोमेस्टिक टर्मिनल, बड़ी हैरानी की बात है, 2 दिन के अंदर ऐसी 2 घटनाएं बाहर आती है कि 2 नए कंस्ट्रक्टेड टर्मिनल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की छत टूट जाती है। कल 27 जून को जबलपुर की जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी भी छत, सिमिलर इंसिडेंट, पहली बारिश होती है, बारिश ज्यादा होती है, क्या होता है, नए नवेले टर्मिनल की छत टूटकर गिर जाती है। कहते हैं वहां पे भी कुछ लोग घायल हुए हैं। और इससे बड़ी हैरानी की बात है कि इस टर्मिनल का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था मार्च 10, उसी तारीख को किया था जब दिल्ली के टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। मतलब आनन फानन में चुनाव घोषित होने से पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने जो जो प्रोजेक्ट देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे रिबन लगवा दी, फीता काट दिया और बोला कि चलो आप इस्तेमाल करना शुरू करो, बाद में देखा जाएगा। यह बहुत बड़ी दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले यह मांग करती है कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना के कारण, उनके परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनके और उनके परिवारों को 50-50 लाख की मुआवजा की राशि दी जाए केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश भर में, और ये 1-2 इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी मैं तमाम कुछ इंसिडेंट्स गिनाऊंगा जो ये संकेत कर रहे हैं कि किस प्रकार से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किन परिस्थिति में किन लोगों को दिए जा रहे हैं। आधा अधूरा काम होता है, पेमेंट पूरी होती है और कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों बाद उन प्रोजेक्ट्स में सारी कमियां बाहर आ जा रही है। मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स गिनाए, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बिल्डिंग जिसकी छत आज गिरी, कल जबलपुर डोमेस्टिक टर्मिनल का बिल्डिंग जिसकी भी छत कल गिरी थी। इससे पहले अटल सेतु ब्रिज जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जनवरी के महीने में इसी साल, तब क्या कहा था, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। ये वही अटल सेतु ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। 21 किलोमीटर का ब्रिज है, 17,800 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है। शानदार तस्वीरें खिंचाई थी मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया था, सारी देश की मीडिया ने वाहवाही करी थी। 6 महीने के अंदर खबर आ रही है कि मोटे मोटे क्रैक्स इस अटल सेतु ब्रिज में पाए गए हैं। मोटे मोटे क्रैक्स, पूरी रोड के बीच में आपको बड़े बड़े ऐसे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोगों के सुख के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। तो सीबीआई द्वारा एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, यह भी आम आदमी पार्टी मांग करती है। मानसरोवर विश्वविद्यालय भोपाल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी की धरती फिर गौरवान्वित हो रही है। वहीं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। आज का दिन बहुत अलग प्रकार का है। हमारे बीच देश की स्वनाम धन्य अलग अलग हस्तियों का इस मानसरोवर विश्वविद्यालय के मंच पर मानद उपाधियों से जो सम्मान किया गया, मैं सबको बधाई देता हूं, प्रणाम भी करता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इस कार्यक्रम में आप सब
जो साक्षी बन रहे हैं, अलग अलग गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु, सभी आमंत्रित अतिथियों के अलावा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हो रही है। कैलाश धाम, कितना सुंदर कल्पना की है। और मानसरोवर को मानस धाम क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की एक अलौकिक लीला वहाँ अपने आँखों से देखी भी जा सकती है और महसूस भी किया जा सकती है। पूरी पृथ्वी पे एक ही स्थान है, वो उसको मानसरोवर कहते हैं, जहाँ ओंकार की ध्वनि स्वतः ही अपने आप गुंजायमान होती। कहाँ से होता, कहाँ होता, क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये सत्य है कि साक्षात ईश्वर का जहाँ आपसे साक्षात्कार हो जाए, वो स्थान मानसरोवर कहलाया जाता है इस पृथ्वी पर। और एक बार जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए। हर उलझन सुलझन को सुलझाने में जिनका 56 इंच के सीने वाले की तरह पहचान है, वो एक ही नाम है, मान्यवर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने देश के भूभाग से एक रास्ता निकाल दिया और मानसरोवर के दर्शन करा दिए। हिमालय के उस अंचल से एक और मार्ग निकाले। ये हमारे लिए आज चूंकि ये जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, मेरा अपना और आनंद बढ़ जाता है। और इसका आनंद और तब बढ़ जाता है जब आज 21 शताब्दी में दुनिया का सबसे युवा देश और देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, यह आनंद के साथ इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहा है। मैं अपनी ओर से सभी सम्मानित, जिनको मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्ती, परम पूज्य गुरु जी, आपका अपना भगवान श्री कृष्ण पर हमारे बहुत सुंदर पद्धति से आपने आध्यात्म की दुनिया से सबको जोड़ने का प्रयास किया। पूरे दुनिया में नाम है और आप कथा का विश्राम देकर केवल इस मंच पर सम्मान ग्रहण करने आए हैं और यहीं से वापस दुबई जाने वाले हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और कितना सुंदर संयोजन किया है। भगवान कृष्ण की 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, व्यक्ति कैसा निष्णात होता है। आपके मुखारविंद से वो सब हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ रंगमंच की तरह अपना सारे रंगों का समुच्चय बना करके इंद्रधनुषी रंग के साथ आपने रंगारंग कर दिया है। यहाँ रघुवीर यादव जी से लगा करके कथाकार, कहानीकार, संगीतकार, अलग अलग क्षेत्र की सभी विभूतियों को ला करके एक मंच के ऊपर, शिक्षा केवल हमारे लिए एक कागज का टुकड़ा नहीं, मार्कशीट का कागज नहीं, शिक्षा वो जो हमारे जीवन को भी तारे और हमारे हाथ में परमात्मा की दया से वो यश प्रदान करे जिससे अमिट छाप पड़ जाए, जो दुनिया में हमारा अंकन करके जाने कि कोई पृथ्वी पे ऐसी आत्मा आई थी। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े और इसी धरती पर ऐसे ऐसे जवाब और ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि ज्ञान के बलबूते पर इंद्र की सभा भी शर्मा जाए। तो प्रतिभाओं का सम्मान, प्रतिभाओं का संयोजन और खास करके मानद उपाधियों के माध्यम से ये मंच गौरवान्वित हुआ। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनश्च बधाई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।